सुप्रभात छात्रों। आज आपके सम्मुख वर्ण विभाग के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था ये है संयुक्त व्यंजन। इससे पहले हमने मिश्र व्यंजन पढ़े और व्यंजनों के अंदर व्यंजन के भेद पढ़े, लेकिन आज हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संयुक्त व्यंजन। आज आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आएंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या क्या है और ये कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो एक बार इसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने इनको देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। इनकी संख्या 4 होती है। ये दो व्यंजनों से मिलकर इन वर्णों का या इन अक्षरों का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो जैसे अक्षर लिखते हैं हम, तो इसके अंतर्गत क दंसा मिलकर बनता है अक्षर। ठीक है ना। ये साथ मूर्धन्य नहीं, ये हलंत नहीं होगा। इससे पहला वाला वर्ण है, किसी वर्ण का पहला वर्ण आता है तो उसको हलंत होगा। ठीक है। तो इस वर्ण का निर्माण हो गया। ये अक्सर पूछे जाते हैं कंपटीशन में। उसके बाद त्र। ठीक है ना। तो लिखना है तो प्लस रा मिलकर क्या बनता है, त्रा बन जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत जादन या मिलकर हमारे पास ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। उसके बाद एक अन्य वर्ण स्वर है, क्योंकि कहीं कहीं 3 दिए होंगे, लेकिन संयुक्त अक्षर भी कहते हैं तो संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। यदि कहीं पूछा जाता है कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है तो 4 होगी और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो तो 4। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो स्र है, इसका निर्माण भी स धन रा मिलकर बनता है स्र। ठीक है ना। अब इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इनका निर्माण कैसा होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास अयोगः वर्ण। इसके बारे में कई बार चर्चा भी होती है और इसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको अधिक से अधिक इसके बारे में कुछ मैटर मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो इस लिखने का तात्पर्य यही था कि कंपटीशन में जब भी मैंने कंपटीशन तो कई बार ये कंपटीशन में आया और एक साक्षात प्रमाण मेरे सामने ये है कि ये लोक सेवा आयोग 2010 साक्षात्कार में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी में अयोगः वर्ण की संख्या कितनी होती है, उन्हें अयोगः वर्ण क्यों कहते हैं। तो आज आपके सामने इसको जो है अच्छी तरह से समझाते हैं और समझते हैं। ठीक है ना। देखो अयोगः, यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं यानी खंडन करते हैं तो इस शब्द का जैसे हमने लिख दिया अयोगः। ठीक है ना। अयोगः शब्द है। अब हम इसको तोड़ते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्या है, वे सभी वर्ण ना स्वर के मेल से और ना ही व्यंजन के मेल से बनते हैं। ठीक है ना। उन्हें अयोगः वर्ण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। अयोगः सभी को तोड़ते हैं और धन यो धन व, इन 3 शब्दों से मिलकर जो है अयोगः शब्द बना हुआ है। ठीक है। इसका अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है मिलावा, मिलन कुछ लिख सकते हैं। ठीक है ना। वहां का होता है वहन करना। ठीक है ना। साथ लेकर चलना। अब हम इस परिभाषा के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ना तो इनका मेल स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ होता है, फिर भी इनके अंदर क्या है, ऐसी क्षमता है कि ये प्रत्येक व्यंजनों को प्रत्येक स्वरों के साथ क्या है आगे चलते रहते हैं, उनके साथ मिले हुए रहते हैं। तो इनकी 2 संख्या है, अंग और आह। कौन कौन से, एक अंग है और एक आह है। इनको अनुसार इनको विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना।
चूंकि इसमें कई चर्चा होती है, दोनों ने विभिन्न प्रकार से इनका नाम भी दिया है। कहते हैं कि कोई कहते हैं कि नहीं ये तो स्वर है, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये व्यंजन है। अब स्वर क्यों है? क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका उच्चारण, इनका मेल जो है स्वरों के तो व्यंजनों से पहले होता है, ठीक है ना। तो व्यंजनों से पहले होने के कारण को स्वरों के अंतर्गत रखा गया है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये व्यंजन है, और कुछ लोग कहते हैं कि स्वरों के बाद ये इनकी गिनती क्या है, व्यंजन के साथ होती है, इसलिए इनको व्यंजन कहा गया। तो इतना व्यंजन है ना स्वर है, साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, इसलिए वो क्या है, वो वर्ण कहते हैं की संख्या 2 है, ठीक है। अब इसके बाद इनके भेद है, भेद क्या क्या है, भेद इनके 3 है, अवयवों के 3 भेद है। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है ना, ये 3 भेद है। अब इनको हम जानते हैं कि अनुस्वार क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, विसर्ग क्या है, ठीक है ना। तो देखो अनुस्वार, जब स्वरों का उच्चारण नाक से होता है और उसमें आधे वर्ण का उच्चारण, आधे वर्ण का उच्चारण के जितना बल दिया, यानी जो आधा वर्ण होता है उसके लिए हम जितना बल देते हैं, जितना उच्चारण करते हैं, वही अनुस्वार कहा जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे और इनको जो है अर्ध व्यंजन नाम भी दिया गया, यानी अर्ध व्यंजन कहा गया है कि यदि हम किसी शब्द का या किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद ये क्या है, ऐसा प्रतीत होते हैं कि ये व्यंजन होंगे, ठीक। कहीं कहीं ये प्रतीत होते हैं कि ये क्या है, स्वर है, इसलिए इसको क्या है अर्ध व्यंजन कहा गया। जैसे हमने लिखा हन, कन, मन, ठीक है ना, इस पर पंग इत्यादि जो हमने लिखा वो इसी के उदाहरण है, इसी की एग्जांपल है, ठीक है। अब दूसरा ख, अनुनासिक, अनुमणि पीछे, नासिक ना, जिनका उच्चारण क्या है, नाक से होता है, ठीक है ना। जो हमारी हवा होती है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय जो हवा फेफड़े से निकलती है उसे हम क्या है, मुंह से ना लेकर नाक से लेते हैं, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि क्या है, नाक से निकले, उन्हें ही अनुनासिक वर्ण कहते हैं। यानी जो भी वर्ण होते हैं, यदि हम उन वर्णों का उच्चारण है नाक से निकालते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे चांद, गांधी, ठीक है ना, और इस प्रकार के कई शब्द हैं, तो इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। यानी जब हम चांद का उच्चारण करें, चांद, जब चा के बाद यानी ये हमारे पास अलग सा वर्ण है, चा, यदि हम इसको अलग करेंगे तो इसके बाद जो ये वाला अर्धचंद्र बिंदु से कहते हैं, सॉरी ये वाला, तो इसका उच्चारण कहां से होता है, नाक से होता है, यानी इसकी ध्वनि जो है नाक से आने लगती है, इसलिए क्या है, इनको अनुनासिक वर्ण कहा गया है। तो दूसरा है गा, विसर्ग। विसर्ग यानी ब के आगे लगने वाले दो ऐसे बिंदु है, ऐसे दो बिंदु है जो किसी शब्द या फिर कोई अक्षर, माना कोई अक्षर है तो अक्षर के बाद लगता है, अक्षर के बाद लगता है, तो अक्षर से बाद इनका उच्चारण होता है, पहले इनका उच्चारण नहीं होता। मानो मैंने जैसे लिखा है, हाँ ये पुनः, ठीक है ना, तो इसके बाद पूरा शब्द बोलने के बाद इसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण जब अंतिम हा होता है तो हमें हा ध्वनि जैसे ही प्रतीत होती है, इनका उच्चारण हा किस तरह होता है, इसे क्या है, विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों आज हमारे पास ये सारा कुछ हमने इसके लेवल के माध्यम से समझा दिया है, और इसके बाद आगे जो चलेगा वो उच्चारण स्थान चलेगा।